नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उच्चारण स्थान पढ़ाने जा रहा हूँ। उच्चारण स्थान क्या है, सबसे पहले हमें ये पता हो तो दोस्तों, किसी भी स्वर अथवा व्यंजन का उच्चारण किससे होता है? मुख से होता है। किससे होता है? मुख से। और मुख के जिस भाग को जिह्वा अर्थात जीभ स्पर्श करती है उसे हम कहते हैं उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग को जिह्वा स्पर्श करती है उसे हम कहते हैं उच्चारण स्थान। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उच्चारण स्थान कितने हैं? उच्चारण स्थानानि कति सन्ति। कति अर्थात कितने, उच्चारण स्थान कितने हैं? अष्टौ। अष्टौ अर्थात 8। इनके नाम नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी यदि पूछे जाए, क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि निम्न में से कौन सा उच्चारण स्थान है, निम्न में से कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका, जिह्वामूल और अनुनासिक। ये हमारे। अब इन उच्चारण स्थान को पढ़ने से पहले कुछ उच्चारण स्थानों का हमें मतलब पता होना चाहिए। वो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कंठ का आपको पता ही है, जिसका उच्चारण कंठ से हो। कंठ हमारा बॉडी का ये पार्ट है। दूसरा है तालु। तालु का मतलब लोग लेते हैं जिह्वा से, नहीं, जिह्वा नहीं है, दांत और जिह्वा के मध्य का भाग, इसको हम क्या कहेंगे? तालु। किसको कहेंगे? दांत, ये दांत और जिह्वा के बीच का भाग, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं तालु। बोलते वक्त वहाँ जीभ हमारी इस पे अटैक करती है, आक्रमण करती है। च, छ, ज, झ, य। तो आपने देखा जीभ कहाँ टच कर रही है? यहाँ पर टच कर रही है। टच करने को इसे हम कहते हैं तालु। ठीक है। उसके बाद आता मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं? मूर्धा है तालु और ऊपर के दांतों के पीछे का भाग। तालु मैंने बताया आपको किसे कहते हैं? तालु वेरा। और दांतों के ऊपर के दांतों, ये ऊपर के दांत, इसके पीछे का भाग, इसके पीछे का भाग जिसे जीभ का अगला भाग। जीभ का अगला भाग कौन सा है? जीभ का अगला भाग उलटकर छूता है, यानी पलटी मारता है, जिसे हम कहते हैं, जैसे अगर हम बोल के देखें टा, देखिए आप बोल के देखिएगा, आप खुद देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको एग्जाम में पूछा जाए किसी भी वर्ण, उसको आप बोल के देखिए। बोल के अगर आप देखेंगे आपको पता होगा कि हाँ यार, सर ने बताया था मूर्धा का मतलब ये होता है, तालु का मतलब ये होता है। आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि हाँ, जब मैं इस वर्ण को बोल रहा हूँ तो मेरे बॉडी के इस पार्ट को टच कर रहा है। आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा कि कौन सा उच्चारण स्थान इसका होगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी अगर कोई नहीं समझ में आता है तो हमारे पास याद करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तालु और ऊपर के दांतों के पीछे का भाग जिसे जीभ पलट कर छूती है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न। आपने देखा जीभ पलट कर छू रही है। तीसरा आता है दंत का, सबको आपको पता है। ओष्ठ यानी होठ, ये भी आपको पता है। उसके बाद कंठ तालु, यानी जो कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु से भी बोले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंठ तालु। ये उच्चारण स्थान में नहीं आता क्योंकि ये कॉमन है। कंठ और तालु पहले भी आ चुके हैं, ये उच्चारण स्थान में नहीं आता। फिर आता है कंठोष्ठ, ये भी कॉमन है, कंठ भी आ चुका है और ओष्ठ भी आ चुका है, इसलिए ये भी उच्चारण स्थान नहीं है। कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कंठोष्ठ। फिर आता है दंतोष्ठ, यह भी उच्चारण स्थान नहीं है क्योंकि दंत और ओष्ठ ये भी पहले आ चुके हैं। और दंत और ओष्ठ से बोलने वाला एकमात्र व्यंजन है व। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है, वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है। वकार देखिए, हिंदी में वर्णमाला में जितने भी शब्द होते हैं, संस्कृत में जितने भी वर्णमाला में शब्द होते हैं, उन सबको ऐसे नहीं बोला जाता क ख ग घ, ऐसे नहीं बोला जाता। ऐसे बोला जाता है ककार, खकार, गकार, गकार, ककार, चकार, छकार, जकार, ऐसे बोला जाता है। क्योंकि जो भी आधा वर्ण होता है, वर्णमाला में आपके आधा वर्ण होते हैं, तो आधा वर्ण किससे बोले जाते हैं? जैसे ये है, ये आधे वर्ण लिखे जाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में हमेशा आधे वर्ण लिखे जाते हैं, कभी भी पूरे नहीं लिखे जाते। अगर पूरे लिखे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? वर्ण।
जबकि हमको क्या लिखना है, केवल व्यंजन। देखो वर्ण का मतलब होता है स्वर प्लस व्यंजन, वर्ण का मतलब होता है स्वर प्लस व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों मिल जाए तो वर्ण होता है। पर ये जो है अगर केवल वर्ण ही रखेंगे तो इसको आधा रखना पड़ेगा, जब इसमें स्वर मिलेगा तब ये हो जाएगा वर्ण। इसलिए संस्कृत में आधे अक्षर ही लिखे जाते हैं वर्णमाला में, मैंने आप सब जगह आधे ही यूज किए हैं। आगे चलते हैं, पोस्ट। पोस्ट का आपको पता ही है, दंतोष्ठ हो गया। उसके बाद आता है नासिका, जो केवल नाक से बोले जाए। और केवल नाक से बोले जाने वाला भी एक ही है जिसको हम बोलते हैं अनुस्वार, बिंदी, बिंदी जिसे हम बोलते हैं, ये रहा अनुस्वार बिंदी। फिर है जीवा मूल। जीवा मूल, जीवा के मूल भाग से, यानी जीवा की जीड़, जीवा की जड़, जीवा के मूल भाग से जब बोला जाता है तो जीवा की जड़। फिर है अनुनासिक। अब नासिका और अनुनासिक में क्या अंतर है? नासिका में केवल नाक से बोले जाते हैं, अनुनासिका में ऐसे वर्ण जिनको बोलने में नाक से भी ध्वनि निकले और मुंह से भी हवा निकले, नाक और मुंह से हवा दोनों एक साथ निकले, तब हम कहेंगे वो अनुनासिक है। ये कहलाते हैं पंचम वर्ण। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। कंठ, अपूह विसर्ग कंठ, अ उ ह विसर्ग, इन चारों को अगर हमने लाइन से याद रखा, इस सूत्र को याद रखा, अपूह विसर्ग कंठ, यानी कि पहला अक्षर जो है वो स्वर का है, दूसरा वर्ग का है, तीसरा ऊष्म व्यंजन है, चौथा अंतस्थ है और पांचवा उच्चारण स्थान है। तो पहला जो अक्षर है वो अ, दूसरा है कु यानी कवर, तीसरा है ऊष्म और चौथा इसमें होता नहीं है, इसलिए इसका आ गया ये पांचवा सीधा। चौथा अगर हम देंगे तो इसको विसर्ग को दे सकते हैं, पर विसर्ग अंतस्थ में नहीं आता, इसलिए हमने इसको स्थान नहीं दिया। बाकी सब में अगर हम देंगे 1 2 3 4 5, बाकी के जितने भी हमें 5 लाइनें हमें करनी है इनमें सब में हम क्रम दे देंगे 1 2 3 4 5। तो जो पहला वर्ग है वो तो है स्वर, दूसरा आता है वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है? वो अपने नाम के साथ साथ पूरी लाइन का परिचय दे रहा है। देखिएगा, अपूहत, अ स्वर हो गया, उ से कवर्ग, कवर्ग में कौन कौन आए? क ख ग घ ण, पता है आपको? हाँ, और विसर्ग, विसर्ग का मतलब अह, विसर्ग को हम अह से भी बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसे पूछ ले अह का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो अह का उच्चारण स्थान कंठ। अब हम इनको बोल के देखते हैं, अ क ख ग घ ng ह अह। तो इस प्रकार आपने देखा इन चारों का उच्चारण स्थान किससे है? कंठ से है। इसी प्रकार हम तालु, तालु को मैंने समझाया था आपको, दांत और जीवा के मध्य का भाग, यानी ये वाला हिस्सा जहां पे जीभ टच करती है बिना मुड़े। बिना मुड़े कैसे टच कर रही है? जैसे ई च छ ज झ य श और य। तो देखिए आपने ये जो ऊष्म व्यंजन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजन केवल 4 ही हैं, श श स ह, और अंतस्थ भी 4 ही हैं, य र ल व। अंतस्थ भी 4 ही हैं। अंतस्थ यानी जो अंदर बोले जाते हैं, अंदर स्थित होते हैं, अंतः स्थित, अंदर, यो वो र ल। तो ये जो अंदर से आवाज आ रही, कंठ से भी नीचे, कंठ से तो आती है, कंठ से तो आवाज आ रही क, तो आपने देखा क और ह दोनों को बोल के देखेंगे, आपको फर्क मिल जाएगा कि ह का उच्चारण स्थान हृदय से हो रहा है, अंतस्थ, और इनका उच्चारण स्थान केवल कंठ से हो रहा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ईचु शहर तालु, ई का मतलब स्वर, चू से चवर और श से शलगम वाला श, और यह से यतीम यानी यम। तो आपने देखा पहला अक्षर स्वर आ गया, दूसरा वर्ग आ गया, तो हमें इस क्रम से हमें याद रखना है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तीसरा आता है मूर्धा, री टू श र, री टवर्ग श और र, री टवर्ग श और र। दंत, दंत में री तू तवर्ग स और ल। ठीक है, ओष्ठ उ पवर्ग और उपधमान्य। उपधमान्य किसे कहेंगे? उपधमान्य है ऐसी विसर्ग जिसका उच्चारण प और फ से पहले होता है। हालांकि इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं, आपसे क्वेश्चन केवल इतना पूछा जा सकता है, उपधमान्य प का उच्चारण स्थान किससे?
अगर आपको केवल ये पूछे कि प का उच्चारण स्थान क्या है, तब तो ओष्ठ है ही, और उपधमान्य प फ बोले तब भी उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो हमें तो ये याद रखना है कि प और फ का उच्चारण स्थान किससे होता है, ओष्ठ। आपसे निम्न ये पूछा जा सकता है, निम्न में से उपधमान्य वर्ण कौन सा है? दो ही है, केवल कौन कौन से, प और फ। उपधमान्य वर्ण केवल दो ही है, प और फ। निम्न में से कौन से हैं और कौन से नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है। इसी प्रकार जीवामूल का आता है, निम्न में से उच्चारण जीवामूल वर्ण कौन से हैं, कौन सा नहीं है। तो क और ख केवल दो ही हैं जो जीवामूल्य वर्ण है, क्योंकि देखा आपने क और ख का उच्चारण स्थान तो कंठ से होता ही है। जब तक आपको ऑप्शन में जीवामूल दिया हुआ है, तब तक आंसर क्या होगा, जीवामूल। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछेगा जीवामूल्य क का उच्चारण स्थान क्या है, तब आपको आंसर देना है जीवामूल। अगर वो केवल पूछे क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का उच्चारण स्थान कंठ है। क का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है। किंतु अगर आपको ये पूछे जीवामूल्य क और जीवामूल्य ख, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, तो आंसर होगा जीवामूल। इसी प्रकार उपधमान्य में भी अगर वो पूछे उपधमान्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो प और फ, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, कंठ भी काम करता है और तालु भी काम करती है। बोल के देखें, ए ऐ, दोनों में आपने देखा कंठ भी काम कर रहा है और तालु भी काम कर रही है, जीभ भी काम कर रही है। तालु का मेनली अर्थ जो लिया जाता है वो जीभ से ही लिया जाता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तालु इसको कहते हैं, जीभ को नहीं कहते। कंठोष्ठ ओ औ, यानी कंठ से भी बोला गया और ओष्ठ से भी बोला गया। देखिए ओ, देखिए होठों ने भी काम किया और कंठ ने भी काम किया, तो इसमें हमारा आ गया ओ और औ। फिर आ गया दंतोष्ठ, ऐसा जिसका बोलने में दांत भी काम करे और ओष्ठ भी काम करे। दांत व, देखिएगा आप व, तो आधा अधूरा काम कर रहा है, इसलिए दोनों को मिला के बोला इसने दंत ओष्ठ व। नासिका अनुस्वार केवल बिंदी, आप बोल के देखिए गंगा, शंकर, मयंक, तो ये जो बिंदी का उच्चारण स्थान है वो केवल नाक से हो रहा है, ध्यान रखना। इसमें हवा नहीं निकल रही मुंह से, अगर हवा निकलती तो वो अनुनासिक हो जाता। जैसे कि यमं गणनम, इसको हम बोलते हैं पंचम वर्ण, वर्गों के पांचवा अक्षर। किसी भी वर्ग का पांच, वर्ग केवल पांच ही हमारे पास, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इनको इस नाम से जाना जाता है, पू, चू, टू, तू, पू। वर्ग जब इन अक्षरों के क, च, ट, त, प, इन पांचों के नीचे अगर ऊ की मात्रा लग जाती है, तो वो अपने साथ साथ पूरी लाइन का परिचय देते हैं, पूरी व्याकरण का नियम है। जब भी इनके नीचे ऊ की मात्रा लगेगी, ये पूरे वर्ग का परिचय देंगे, केवल अपना परिचय नहीं देंगे। तो जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनको बोल दिया हमने कुचुटुतुपु। और कुचुटुतुपु ये जो है ये क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन। ये टोटल कितने हो गए, 25। कैसे हो गए, एक लाइन में 5 आए तो 5 25। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कितने हो गए, 4, और अंतस कितने हो गए, 4। बाकी अगर हम वर्ण विचार जब हम पढ़ेंगे उसमें हम आपको और डिटेल में बताऊंगा कि वर्ण विचार में एक एक वर्णों का हिंदी और संस्कृत दोनों के हिसाब से वर्ण विचार कैसे मानक बताते हैं। आ गया, अनुनासिक ये होता है नाक और मुंह से निकलने वाली एक साथ निकले। इसमें कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और शेयर करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।